हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं मस्ट डू क्वेश्चन की सीरीज के लिए नेक्स्ट पार्ट। अब इस मस्ट डू क्वेश्चन सीरीज की खास बात क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो कई सारे बुक्स के रेफरेंसेस से लिए गए हैं और कई सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कंसीडर करके ये बनाया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप एग्जाम्स में एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर कर ले एक बार। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये रहेगा हमारे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, स्पेशल कंसिडरेशन और फीमेल एथलीट ट्रायल। हम इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, हमें वो समझाना है यहाँ पे। तो पोस्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिफाइन करते हैं। पोस्चर क्या है? पोस्चर एक पोजीशन है जो कि एक इंडिविजुअल जो कि चलते समय, बैठते समय, वॉक करते समय, सोते समय, खड़े होते समय, जो भी वो पोस्चर जिस भी पोजीशन के अंदर वो रहता है उस पोजीशन को हम पोस्चर कहते हैं। अब वैसे तो कायदे से ना कोई स्टैंडर्ड, हमारा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है पोस्चर के लिए कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए, चलते टाइम ऐसे रहना चाहिए, वॉकिंग टाइम ऐसे रहना चाहिए, सोना इस पोजीशन में चाहिए। कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा एक तरीका है कि हम इस तरीके से चले। अगर उससे ज्यादा ऑफ होता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इसका कुछ ना कुछ पोस्चर में दिक्कत है, ठीक है। तो डिफॉर्मिटी इज द मैलफॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ बॉडी पार्ट और द जॉइंट ऑफ द बॉडी। अगर आपके बॉडी पार्ट के अंदर कोई मैलफंक्शन है या आपके बॉडी जॉइंट में कोई मैलफंक्शन है तो उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटी के अंदर डाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, एक्सप्लेन वन इन डिटेल। हम अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है और एक को हमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 5 टाइप की डिफॉर्मिटीज आती है। सबसे पहला आता है जिसके अंदर हम स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड डिफॉर्मिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे स्पाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे 3 टाइप की डिफॉर्मिटी है। सबसे पहला है काइफोसिस, यानी ऐसा, जिसके अंदर आगे से ऊपर जो हमारी थोरेसिक स्पाइन है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। सेकंड इज लोडोसिस, जिसके अंदर हमारी लंबर स्पाइन जो होती है वो अंदर की तरह इन्वर्टेड सी हो जाती है। और तीसरा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मतलब जिसके अंदर स्पाइन जो होती है वो हमारी तिरछी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट फुट, बो लेग्स, नॉक नीज और राउंड शोल्डर जैसी दिक्कतें पोस्चरल डिफॉर्मिटी के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी की डिटेल में, तो मैंने यहाँ पे नॉक नीज का एग्जांपल लिया। नॉक नीज एक टाइप की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर हमारे जो नीज होते हैं वो टच होते हैं आपस में, जबकि हमारे नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी, जबकि हमारे फीट्स दूर दूर है। हमारे फीट्स दूर होने के बाद भी अगर हमारे नी आपस में टच हो रहे तो कुछ ना कुछ दिक्कत है इस चीज के अंदर, ठीक है। नी जो होंगे वो जब हम वॉक करेंगे तो हो सकता है वो तब टच हो, हमें रनिंग के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। तो इस टाइप की दिक्कत को हम क्या बोलते हैं? नॉक नीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोलियोसिस, डिस्कस द फैक्टर कॉजिंग स्कोलियोसिस। तो हम जानते हैं स्कोलियोसिस किसे बोला जाता है और ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि स्कोलियोसिस को क्रिएट करने के लिए अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, स्कोलियोसिस के होने की फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो स्कोलियोसिस इज अ साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दैट अकर ऑफन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ स्पर्ट जस्ट बिफोर प्यूबर्टी इन द स्पाइन कर्व। अच्छा देखो, इसके अंदर मेनली होता क्या है, मल्टीपल स्कोलियोसिस या सिंगल स्कोलियोसिस, बहुत टाइप की होती है स्कोलियोसिस भी। जब हमारा स्पाइन, जैसे ये स्पाइन है, हम बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में रहना चाहिए, जब ये ऐसे तिरछा हो जाए तो एक तरफ बॉडी बेंड हो जाएगी और कई बार हम उसको बॉडी का, जब हमारी एक तरफ बेंड हो गई है हम ऊपर से सीधा कर लेते हैं, लेकिन हमारा ऐसा क्या हो गया, स्पाइन जो है वो ऐसे हो गई एट द एंड, ठीक है। पहले स्ट्रेट थी, एक किसी वजह से बेंड हो गई, अब बेंड हो गई तो हमारी टेंडेंसी है कि हम स्ट्रेट करेंगे खुद को, लेकिन वो स्ट्रेट बिल्कुल नीचे से नहीं हुई जहां से होनी चाहिए थी, ठीक है। ये इस टाइप से हो गया। तो ये ऐसा जब कर्व आ जाता है तो उस कर्व को स्कोलियोसिस बोला जाता है, ठीक है। अब स्कोलियोसिस के अंदर किसी को नोटिस करना हो ना कि उसको स्कोलियोसिस है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि उसका एक शोल्डर डाउन और एक शोल्डर अप रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से हमारे बॉडी जो होती है वो बेंड हो जाती है, ओके।
अच्छा, साथ ही साथ बॉडी वेट जो होगा वो एक तरफ शिफ्ट रहेगा, तो आपका किसी भी एक साइड ऑफ द बॉडी पे ना बहुत ज्यादा लोड आ रहा होता है, जबकि दूसरी साइड पे कोई प्रेशर नहीं रहता। अब इसके रीजंस है, क्या रीजन है कि भाई बर्थ के साथ हो सकता है कि वियर्ड और टियर ऑफ स्पाइन की वजह से हो जाए, ठीक है, लेग लेंथ के डिफरेंस की वजह से हो जाए। ये भी कई बार होता है कि हमारा प्यूबर्टी के टाइम पे अगर आपने अपनी ग्रोथ पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दिया तो कई लोगों को ऐसा होता है कि दोनों लेग के अंदर ना उनके साइज के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अब इस साइज के डिफरेंस की वजह से आपका जो मैं क्या बताऊं, इलियाक क्रेस्ट होता है, यानी हमारा जो प्यूबिक बोन होती है, वो जो हिप की बोन होती है वो ना थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, जो कि स्पाइन पे हमारा फर्क डालता है। तो एक छोटी सी चीज की वजह से पूरा हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, ठीक है। एक तरफ से ज्यादा वेट लिफ्ट करना या एक तरफ ज्यादा बैग उठा के रखना, तो उस वजह से भी स्कोलियोसिस हो सकता है। और रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन या अनसुटेबल फर्नीचर यूज करने की वजह से स्कोलियोसिस जैसी दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ बो लेग्स। यहाँ पे अब हम बो लेग्स के बारे में जान रहे हैं। तो जब हमारे फीट जो होते हैं आपस में टच हो जाए और फिर भी हमारे नी के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहे, तो उस गैप को हम बो लेग का नाम दिया हमने। तो बो लेग क्या है? देयर इज अ गैप बिटवीन द नीज। जब वो गैप होता है तो हम उसको बो लेग्स बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे बताए लगाएंगे? तो नी के बीच में गैप जो होगा वो बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। जब आप चलोगे तो नी जो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर नी मूव करेगा, चाहे आप खड़े हो, वॉक कर रहे हो या रन कर रहे हो, हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा। और शेप ऑफ द लेग जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि ऐसा लगेगा कि बो की शेप की है। बो मतलब धनुष, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको पैर देख के कि आपके पैर जो है वो बो के शेप के है, तो उसको ही बो लेग्स इसीलिए नाम पड़ा इसका। अच्छा, अब इसके कॉजेस क्या क्यों होता है? अगर हमारे ना पैर के अंदर ना बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? याद करो कि दो बोन है, दो बोन को जोड़ने वाले बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज का नाम है लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडेंस भी होते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो मेनली हमारे बोन्स को कनेक्ट करते हैं। अब ये लिगामेंट जो होते हैं वो कई सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा नी है, तो इसके अंदर की तरफ जो लिगामेंट होगा उसको बोला जाता है मीडियल क्रूशियल लिगामेंट, ठीक है। जो आउटर की तरफ होता है उसको बोला जाता है लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट। जो बाकी के अंदर के जो दो होते हैं उनको बोला जाता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो यहाँ पे ऐसा बोन था हमारा, जब हमारा अंदर वाला जो है उसकी लेंथ जो है वो उतनी तेजी से ना बढ़े जितने की हमारे बाहर वाले की बढ़ रही है, ठीक है। बाहर वाला ज्यादा तेजी से बढ़ गया लेकिन अंदर वाले की लेंथ नहीं बढ़ी, तो हमारा नी जो ऐसा था वो सोचो ये बढ़ गया लेकिन ये नहीं बढ़ा, तो हमारा एक कर्व सा बन गया अगेन नी के अंदर। तो उसी को बोला गया क्या? बो लेग्स, ठीक है। बोन का वीक और मसल का वीक होने की वजह से लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे लंबे टाइम तक क्रॉस लेग पोजीशन के अंदर बैठने की वजह से, और अपना सिटिंग एंगल और जो आपका चलने का बैठने का स्टाइल है अगर वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो उस वजह से हो सकता है। और ओबेसिटी एक इसका बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है। वो क्यों होता है, क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? अगर एक वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है, अब ये जो नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है अगर वो ना हो, अभी नॉर्मल क्या है मैं बोलता हूँ, अगर 21 to 35 डेज का एक साइकिल होता है, अगर वो साइकिल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 2 से 7 दिन तक उनका ब्लड निकलता है, ब्लड का फ्लो रहता है, अगर वो उससे ज्यादा हो या उससे कम हो तो इसको बोला जाता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है, या इर्रेगुलर साइकिल्स, इर्रेगुलर पीरियड साइकिल्स, और इसी को मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनार्क। मेनार्क क्या है? जब लड़की, एक यंग लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड हिट होते हैं तो उसको मेनार्क बोला जाता है। ये जनरली 12 साल की उम्र के बच्चों में हो जाता है, और ये जब होता है एज अर्ली एज, जल्दी से जल्दी 8 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, और लेट से लेट 16 साल के, ठीक है। जनरली इस टाइम पीरियड के अंदर उनको जो पीरियड होता है वो हिट कर जाता है, ठीक है। जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना वो एक्चुअल में ना बहुत सेंसिटिव है, तो कोई सा भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से ना आपके पीरियड्स वगैरह ये सब जो है वो डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको डिलेड मेनार्क भी बोला जाता है। जो बच्चे हैं उनका जो मेनार्क आना था, जो फर्स्ट टाइम पीरियड आना था, वो डिले हो सकता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, तो उसको बोला जाता है क्या? डिलेड मेनार्क, ठीक है। अब ये डिलेड मेनार्क जब होता है तो जिम्नास्टिक जैसे गेम्स लड़कियों को खेलना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर अर्ली मेनार्क है तो स्विमिंग और रोइंग जैसी एक्सरसाइजेस और गेम्स को वो खेल सकते हैं और उसके अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है तो पहले एक बार जान लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ना एक टाइप का ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वो कम होने लग जाती है। अब इसका मतलब समझो, हमारा बोन जो है ना वो एक थिक टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, बिल्कुल अंदर से फिल्ड होना चाहिए वो। लेकिन क्या होता है, आप याद करो, आपको याद अगर टॉम एंड जेरी बचपन में देखा होगा तो टॉम एंड जेरी के अंदर चीज होता था, चीज के अंदर जैसे गड्ढे गड्ढे गोल गोल हो जाते थे, अब वो गड्ढे बोन्स के अंदर होने लग जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, मान लो बोन है जो कि इतना लोड उठा रहा है, अब उसके अंदर गड्ढे हो गए, अब मैं इस पर लोड डालूंगा तो क्या होगा, बोन के अंदर कम्यूटेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, थोड़ा सा भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो कई टाइप के फ्रैक्चर्स फेस करने पड़ सकते हैं इस वजह से। अब ये होता क्यों, इसके होने का सबसे बड़ा कारण है इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट। अगर आप डाइट के अंदर सही अमाउंट में कैल्शियम ना लो, ठीक है, कैल्शियम जिसके अंदर भी कैल्शियम बी के लिए बोला जाता है, अगर वो प्रॉपरली ना लो तो आपको क्या हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है। फिर एक चीज बताई, एमेनोरिया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन लड़कियों का होता है, अगर उसके अंदर एमेनोरिया से अगर वो सफर कर रही हो, या एमेनोरिया ही होता है हमारा जो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है, अगर वो उससे सफर कर रही हो तो उनकी वजह से भी उनका ना बोन मिनरल डेंसिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो उन लड़कियों के अंदर कम प्रोड्यूस होगा, और एस्ट्रोजन ही वो चीज है, वो हार्मोन है जो कि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है। बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, जो कि हमारा जैसे हम ज्यादा अगर कैफीन लेते हैं, कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, टोबैको या स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो इन सब की चीजों की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता हमारा इसके अंदर क्वेश्चन, इलैबोरेट द वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। हम अलग अलग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड सबसे बड़ा ये डिसऑर्डर रहता है। दिस प्रॉब्लम मे बी ड्यू टू द ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव एक्सरसाइज स्केड्यूल और एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस। हमने अभी जाना था कि भाई जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब ये सेंसिटिविटी इफेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है उसकी वजह से, अगर आपका स्ट्रेस लेवल आपका सही नहीं रहता उसकी वजह से, मेडिकेशन आप कुछ ऐसे ले रहे हो तो उसकी वजह से, ठीक है। सेकेंड आता है इसके अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये कई लड़कियों के अंदर ऐसा देखा जाता है जिनको एक्ने रहता है, ठीक है, सोर ब्रेस्ट जैसी फीलिंग होती है, हेडेक रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, और जो बहुत ज्यादा एंशियस फील करती है, ठीक है। तो वो जनरली लड़कियां ये प्रॉब्लम को फेस करती है जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला गया, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर है। हैवी और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनके पीरियड जो है वो कई लंबे टाइम तक चलने लग जाते हैं। जो 2 से 7 दिन का पीरियड है वो 2 से 7 दिन से ज्यादा हो जाता है, 8-8 दिन, 10-10 दिन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सोचो कंटिन्यूअस ब्लड लॉस आपको कहां तक सफर करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना ब्लड लॉस करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप करने लग जाएगा। तो अगेन ये भी एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, वैसे तो उनका एक फिक्स पीरियड रहता है, डेट जो होती है उनकी पर्टिकुलर टाइम टू टाइम आती है, लेकिन कई बार इसके अंदर इनरेगुलरिटी देखने को मिलती है, उसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड बोला गया, ठीक है। डिले इन द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको मिनार्क बोलते हैं, अगर वो डिलेड मिनार्क है तो वो भी एक टाइप का मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड थे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, ये एक टाइप का हमारा साइकोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर ना मैं एक टाइप से इसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलना चाहूंगा। ईटिंग डिसऑर्डर है या साइकोफिजिकल सिचुएशन बोल दो, साइकोफिजिकल कंडीशन बोल दो। इसके अंदर होता क्या है, लेट एपेटाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। सबकॉन्शियस डिजायर हो गया कि आप स्लिम रहो, कई लड़कियों के मन में रहता है कि मैं पतले दिखना चाहती हूँ, ठीक है, वो पतला अपना फिगर मेंटेन करना। और जब ऐसी फीलिंग आती है बहुत यंग लोगों में या एडोलसेंस के टाइम पे, तो वो अपने बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट ये है कि देयर इज अ रिफ्यूजल टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी वेट फ्रॉम द फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस एंड स्पॉइल देयर फिगर, ठीक है। वो लगातार अपने इस चीज को नकारते रहेंगे
और इसी डर के अंदर वो मोटे ना हो जाए, कभी खाना छोड़ देंगे, कभी कुछ करेंगे, अलग अलग हरकतें जो करते हैं, तो उसी चीज को हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज और लिखी गई है, अ डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल थिंक अबाउट फूड, डाइटिंग और बॉडी ऑल द टाइम इन द फ्रंट ऑफ द मिरर दे सी देमसेल्फ एज ओबीस, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमेशा उनके दिमाग में खाना चलेगा, ठीक है, खाने के बारे में, डाइटिंग के बारे में, मैं वेट को कैसे लूज करूं, और जब ये वो खुद को देखेंगे, बेशक से वो पतले पतले हो, उनको लगेगा कि नहीं वो बहुत मोटे हो रखे। तो ये लड़कियों के अंदर जो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी जो आ जाती है, वो इसका बहुत बड़ा कारण है, जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला गया। नेक्स्ट है हमारे पास बुलिमिया नर्वोसा, और उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या है, ये भी एक टाइप का एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड खाता है, और जब उसको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत खा लिया यार, लेकिन मैं तो मोटा हो जाऊंगा, तो वो क्या करता है, जानबूझ के उंगली डाल के, मतलब पर्च करने के उसमें उसको वॉमिट करता है, जानबूझ के वॉमिट करेगा, जानबूझ के पर्च करेगा। तो इंडिविजुअल जानबूझ के वो बिंज ईटिंग करता है, वो मतलब उसका मन होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स पे, ठीक है। और जब वो कर लेता है, अब उसको लगे अरे मैंने इतना खा लिया यार, मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो वो क्या करता है, पर्ज आउट कर देता है, उंगलियां डाल के उसको पर्ज आउट कर देगा, मतलब वॉमिट कर देगा, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या है, अगर कौन बुलिमिया नर्वोसा से फेस कर रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको देखा होगा जानबूझ के जो वॉमिट होता है ना, वो कई बार होगा, हमेशा प्यासे रहेंगे, ठीक है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं उनके फूड पाइप पर, क्योंकि जब हम वॉमिट करते हैं ना, तो केवल फूड बाहर नहीं आता, जो हमारा ये जो म्यूकस की लेयर होती है, जो कि फूड को इजीली अंदर लेके जाता है, जब वो बाहर आता है तो वो म्यूकस की लेयर भी उतार के ले आता है, हमारी स्टमक की लाइनिंग भी उतर जाती है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, यानी हम कुछ भी खाएंगे तो बहुत ज्यादा मिर्च लगना, ऐसी वैसी वाली फीलिंग हो सकती है। ओवर ईटिंग और एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग उसके अंदर बहुत देखने को मिलेगा, और अल्सर्स, मुंह में छाले, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला हमारे पास आता है एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या है, एक टाइप से एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जो कि यंग फीमेल्स के, जो कि 18 साल की फीमेल्स हो, उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वो 3 मंथ या उससे ज्यादा के लिए गायब हो जाते हैं। अब ये किस वजह से हो सकता है कि भाई तुम्हारे कोई हार्मोनल चेंजेस हुए हो सकता है इंटेंसिव एक्सरसाइज करने की वजह से, या आप प्रॉपरली कार्ब्स और कैलोरीज नहीं खा रहे, इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स 3 या उससे ज्यादा महीने के लिए आए ना, ठीक है। तो ये एक टाइप से डिसऑर्डर है, जो कि 18 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़कियों को हो सकता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लेलिस्ट में आप जाके आपको जितनी भी मिसिंग वीडियोस हैं आप सब उन सबको खोज सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे @भला इंसान पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं thephysicaledu@gmail.com पे। इसी के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। Thank you so much for watching. Have a nice day.